आपको फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। और दूसरा अनुप्रयोग है हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से धातु की समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। हमारा टॉपिक है धातु की समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि एक धातु की समतल चादर है। कुछ इस प्रकार की मान लीजिए ये धातु की एक समतल चादर की कल्पना कर रहा हूँ मैं। ये धातु की समतल चादर है जो आयताकार है और आयताकार चादर को कुछ मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ। जब मैं इसको इस प्रकार से रखूँगा तो बोर्ड पर इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिएगा कि ये कोई धातु की समतल चादर है और यह चादर धन आवेश से आवेशित है, यानी पूरी चादर पर जो आवेश है वो धन आवेश है और एक समान रूप से वितरित है। तो मैं इसको आवेशित कर दे रहा हूँ कि पूरी चादर पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब देखिए यदि ये हमारी चादर है तो चादर से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूँ तो चादर से इस बिंदु तक की कुछ दूरी होगी, उस दूरी को मैं स्मॉल आर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो चादर से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर जो कोई बिंदु पी लिया है, मैं इस बिंदु को अभी थोड़ी दूर बना दे रहा हूँ जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब चादर के दूसरी ओर मतलब इधर उतनी ही दूरी पर एक और बिंदु लेते हैं जिस पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन करें। ठीक है, तो चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक और बिंदु P डैश की कल्पना करते हैं। तो दूसरी तरफ मैं दूसरा बिंदु ले रहा हूं, यहां से जो दूसरा बिंदु है हमारा P डैश, ये चादर से कितनी दूरी है, इसकी भी दूरी R है। इस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्लियर? जे चादर के एक साइड में बिंदु हमने P लिया और दूसरी साइड में बिंदु लिया P डैश। अब दोनों बिंदुओं को यदि हमने मिला दिया है तो ये एक रेखा बन गई PP डैश। अब रेखा PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से एक बेलन बन जाएगा। जैसे ये चादर है, चादर के एक तरफ बिंदु जे हो गया P और दूसरी तरफ P डैश, दोनों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई और इस रेखा को अक्ष मानकर एक बेलन बनाते हैं। तो बेलन बनेगा तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, ये एक बेलन है, ये बिंदु P हो गया, जिधर में P डैश। ठीक, और P डैश को मिलाने वाली रेखा क्या है, इस बेलन की अक्ष। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए, मैं PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो ये एक बेलन बन गया है। अब देखिए ये जो हमारी धातु की समतल चादर थी, ये धनावेशित थी, तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो कुछ विद्युत बल रेखाएं तो इधर भी निकलेंगी और कुछ विद्युत बल रेखाएं हमारी इस डायरेक्शन में भी निकलेंगी। अब देखिए ये विद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी, यहाँ से हमने एक बेलन की कल्पना कर दी है। तो बेलन का जो जितना क्षेत्रफल, देखिए बेलन का जे क्षेत्रफल यहाँ पर चादर के संपर्क में है, कुछ इस प्रकार से समझिएगा इसको। जे इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो चादर के इतने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इस बेलन से होकर बाहर जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जो हमारी चादर थी, चादर पर जो एक बेलन था, तो बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना जे हो गया।
अब इतने क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इस बेलन के अंदर से होकर जाएंगी और बेलन के इस सिरे से जो क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। ऐसे इधर भी यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बेलन के इस सिरे से बाहर होंगी। मतलब बेलन के कुछ तो इस क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और कुछ विद्युत बल रेखाएं इस वाले पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। तो पूरे बेलन से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी बात को मैं लिख रहा हूं। आवेश की एक अनंत समतल चादर है। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है। माना आवेश की एक अनंत समतल चादर है जिस पर एक समान आवेश घनत्व मैं इसको सिग्मा मान रहा हूं, सिग्मा कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। यानी प्रत्येक वर्ग मीटर पर कितना आवेश है, सिग्मा कूलाम। ठीक, मेरे पास जगह कम है तो इधर लिख रहा हूं। चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी चादर के एक और स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, ये वाला बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया है, चादर के दूसरी ओर भी लिया है उतनी दूरी पर। अब ये जो बिंदु P है इसको यहाँ बना देना और जो P डैश है इसको यहाँ बना देना, जे वाले बिंदु में। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देंगे कि चादर दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं, कंटिन्यू रहना, इस प्रकार लेते हैं कि PP डैश चादर के तल के लंबवत हो। यानी कि ये जो चादर थी हमारी और ये इधर बिंदु P था, इधर P डैश था, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। तो ये जो है रेखा चादर के तल के कैसी है, लंबवत है। तो PP डैश यानी P और P डैश को मिलाने वाली रेखा चादर के तल के लंबवत हो। PP डैश चादर के तल के लंबवत हो। अब PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन खींचते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि ऐसा पृष्ठ जो किसी आवेश को चारों ओर से घेरते हुए खींचा जाए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये चादर थी, चादर पर ये पूरा धनावेश था इस टाइप से। अब इस आवेश को चारों तरफ से घेरने के लिए हमें गॉसीय पृष्ठ कैसा खींचना पड़ेगा, एक बेलन, क्योंकि बेलन ही घेर पाएगा। तो बेलन इस आवेश को क्या कर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। ऐसे इधर भी एक बेलन खींचेंगे तो ये अपने आप में एक पूरा बेलन हो गया। चादर के दोनों पृष्ठों पर बेलन खिंचा हुआ है ना, तो ये एक पूरा बेलन हो चुका है और यही बेलन क्या कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि आवेश जो है वो
अनंत विस्तार में है। आवेश क्या है? अनंत विस्तार में है। तो सपोज कीजिए जे धातु की कोई चादर थी जो एक समान रूप से आवेशित थी और जे आवेश अनंत रूप से फैला हुआ है, चादर की लंबाई चौड़ाई अनंत है, तो हम कुछ ही आवेश को क्या कर सकते हैं? गॉसीय पृष्ठ से गुजार सकते हैं। यानी कि कुछ ही आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को गॉसीय पृष्ठ के अंदर ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? दोनों तरफ एक बेलन की कल्पना करनी पड़ेगी और वही बेलन हमारा गॉसीय पृष्ठ होगा। तो वही हमने बनाया है जो गॉसीय पृष्ठ हमारा बेलन। इस बेलन के कितने पृष्ठ हैं? बेलन के 3 पृष्ठ हैं। एक तो पृष्ठ जो हो जाएगा, जो हमारा पृष्ठ हो जाएगा समतल वृत्तीय पृष्ठ, और एक पृष्ठ जो हो जाएगा समतल वृत्तीय पृष्ठ, दोनों सिरों वाले, और एक हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। समझ गए ना? तो इस गॉसीय पृष्ठ अर्थात बेलन के 3 पृष्ठ हो जाएंगे। एक तो वृत्ताकार पृष्ठ जो हो गया, एक वृत्ताकार पृष्ठ जो हो गया, और एक इसका पूरा जो वक्र पृष्ठ हो गया। अब इन सभी पृष्ठों की डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए इस पृष्ठ की डायरेक्शन तो क्या होगी? इधर होगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी, तो इधर हो जाएगी। और जो डायरेक्शन बाहर की साइड रहती है 3D में, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर। इस वाले पृष्ठ की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब जो वक्र पृष्ठ की डायरेक्शन है वो हर बिंदु पर अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन अलग। तो वक्र पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन अलग अलग होगी और पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो इन तीनों पृष्ठों की मैं डायरेक्शन को बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है एस, इसको मैं क्षेत्रफल मान ले रहा हूँ एस, इसके किसी बिंदु पर इसकी डायरेक्शन है जे यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ मान लीजिएगा और उसकी डायरेक्शन इधर। जे हमारा कोई समतल वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। ये भी एन कैप से दे रहा हूँ, इसको भी एन कैप, और इसकी डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी? जे इसके समतल वृत्तीय पृष्ठ की डायरेक्शन। अब देखिए इसका क्षेत्रफल मैं मान लीजिए ए मान ले रहा हूँ, तो इसका भी क्षेत्रफल ए हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन इधर। इसका क्षेत्रफल ए और इसकी डायरेक्शन इधर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है एस, यानी वक्र पृष्ठ एस है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ एस है, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। तो हमें क्या गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और तीनों को यदि जोड़ देंगे तो हमारा पूरा गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूँ। पहले तो तीनों पृष्ठों के बारे में लिख दे रहा हूँ। तो लिखेंगे गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ के 3 पृष्ठ होंगे। नंबर 1 समतल वृत्तीय पृष्ठ ए, ठीक है। दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ, चाहो तो इसको A1 नाम दे देना और इसको A2 नाम दे देना, और ये दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो A1 बराबर A2 बराबर A। समतल वृत्तीय पृष्ठ A1, समतल वृत्तीय पृष्ठ A2, और तीसरा हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अब तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के लिए तीनों के अलग अलग फ्लक्सों को हम जोड़ देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसको फाई बराबर मान लो। देखिए फॉर्मूला तो वैसे हमारा जो होता है फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। फाई ई बराबर, ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस का मतलब है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा का मतलब है तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण।
तो इसको हम तीनों पृष्ठों पे अप्लाई करेंगे, इस पृष्ठ पे भी अप्लाई करेंगे, इस पृष्ठ पे भी अप्लाई करेंगे और वक्र पृष्ठ पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं पहले इस पृष्ठ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई, क्षेत्रफल की जगह ए और कॉस, दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 0, क्योंकि तीव्रता की डायरेक्शन भी इधर है और क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो कॉस 0 प्लस इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को इस पृष्ठ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए, क्योंकि A1 का मान कितना है, ए ही है, क्योंकि A1 बराबर A2 बराबर ए, ये दोनों समतल वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होगा। तो ई ए बराबर कॉस, यहाँ भी कोण कितना हो जाएगा, देखिए तीव्रता की डायरेक्शन इधर है और क्षेत्रफल की भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा कॉस 0 प्लस अब इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात। पहले मान लीजिए हम यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लें, ये कोई अल्प पृष्ठ है फॉर एग्जाम्पल, और इसका क्षेत्रफल है कितना, ds। तो पहले तो इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं साइड से कर रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ई ds कॉस, दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, देखिए तीव्रता की डायरेक्शन तो यहाँ पर जी होगी और पृष्ठ की डायरेक्शन जी हो जाएगी, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90। ठीक है, तो ये वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ई ds और cos 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये तो हमने एक अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करा है। पूरे के लिए ज्ञात करते तो हम एक समाकलन कर देते, लेकिन तब भी ये मान 0 आता, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 0 ही आएगा। और वैसे भी आप समझ लो कि जैसे देखिए ये हमारी समतल चादर है, ये हमारा बेलन है। तो देखिए अब इस बेलन से इस मतलब ये चादर से गुजरने वाली विद्युत वलरेखा ऐसे जाएंगी, तो इस पृष्ठ से होकर तो बाहर निकलेंगी, ऐसे इस वाले पृष्ठ से होकर भी बाहर निकलेंगी। तो इसका विद्युत फ्लक्स आएगा, इसका भी कुछ आएगा, लेकिन इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत वलरेखाएं तो 0 होंगी, क्योंकि विद्युत वलरेखाएं तो किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं और इधर जा रही हैं। तो इन्हीं दोनों पृष्ठों से होकर पास होंगी, इससे होकर पास नहीं होंगी, तो इसका विद्युत फ्लक्स तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई एस और cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90। समझ गए ना, क्योंकि तीव्रता की डायरेक्शन जे और पृष्ठ की डायरेक्शन जे। यहाँ पर चेक करते तो तीव्रता की डायरेक्शन जे और पृष्ठ की डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो जे आ जाएगा। इसको फाई ई बराबर लिखना, फाई ई बराबर जो हो जाएगा ई ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस जे भी हो जाएगा ई ए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और जे हो जाएगा 0। cos 0 की वैल्यू 0 होने से पूरा 0 यहाँ लिख देना, चूँकि cos 0 बराबर 1 और cos 90 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे। तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर 2EA। इसको मैं समीकरण नंबर 1। देखिए अब हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें इस बिंदु पर। किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो इसमें हमें गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट भी यूज करना है, तो हम लिखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, लेफ्ट इक्वल है राइट भी इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या आ जाएगा, दोनों का राइट बराबर हो जाएगा। तो 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, E की वैल्यू निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 2A
एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्यू क्या चीज़ है, क्यू आवेश की मात्रा है, ठीक है। अब देखना थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जे हमारा समतल चादर थी और जे एक साइड में बेलन को मान ले रहा हूँ कि जे हमारा बेलन था एक साइड में। अब देखिए इसका जितना क्षेत्रफल इस वाले भाग का होगा उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पर होगा। अब देखिए इसका मान तो था a, इस वाले भाग का क्षेत्रफल था a, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा a। अब जो चादर का जो a क्षेत्रफल है उस पर जो जितना आवेश है उस आवेश की विद्युत बल रेखाएं सभी इस बेलन से होकर जा रही हैं, समझ गए ना। तो ये जो बेलन जो खींचा है वो चादर के कितने क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, a क्षेत्रफल को, ठीक है। और a क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, q आवेश, समझ गए ना। तो a क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, q आवेश, क्लियर। स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था कि प्रत्येक वर्ग मीटर पर कितना आवेश है, सिग्मा कूलाम, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है। देखिए एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, सिग्मा, मतलब एक वर्ग मीटर पर कितना आवेश है, सिग्मा। तो ए वर्ग मीटर पर कितना आवेश होगा, ए वर्ग मीटर पर होगा ए सिग्मा आवेश, ठीक है। तो ए वर्ग मीटर पर कितना आवेश होगा, ए सिग्मा, मतलब जो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ए सिग्मा, क्लियर। तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूँ। पृष्ठ के अंदर गॉसीय पृष्ठ यानी बेलन, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा बराबर क्यू बराबर ए सिग्मा। जी जो क्यू की वैल्यू आई है इसको हम समीकरण 3 में रख दें, इधर कर रहा हूँ। क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर, देखिए इसकी जगह हो गया ए सिग्मा और बट्टे 2a एप्सिलॉन 0, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगी, ठीक है। ये इसका मात्रक है। अब देखिए ये जो तीव्रता है वो अपने आप में क्या है, एक नियतांक वैल्यू है। क्यों नियतांक है, क्योंकि यह तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है। तो हमारा ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।